हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंटी मेडिकल वर्ल्ड। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपको पता ही होगा। आज हम आईवी फ्लूइड्स यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, जो ये आईवी फ्लूइड्स के बारे में और इसके प्रकार, उनका इस्तेमाल सब कुछ देखने वाले हैं, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, जब भी किसी मरीज को आईवी बोतल लगाते हैं ना, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके डोज, इनके इस्तेमाल और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, जो ये आईवी फ्लूइड्स होता है ना, उसकी फुल फॉर्म इंट्रावेनस फ्लूइड्स होती है। और दोस्तों, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तब ये वीडियो आपको क्लियरली से समझ में आएगी। दोस्तों, जो ये आईवी का मतलब होता है ना, इंट्रावेनस फ्लूइड, ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें इंट्रा का मीन्स इनसाइड यानी कि अंदर, और विनस का मतलब वेन से है यानी कि सिराओं से। और दोस्तों, इंट्रावेनस फ्लूइड्स वे वेनस के अंदर लगाए जाते हैं। और दोस्तों, इंट्रावेनस को शॉर्ट फॉर्म में आईवी बोलते हैं। दोस्तों, जो ये आईवी होती है ना, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में लगाए जाते हैं। दोस्तों, अब आईवी फ्लूइड्स के प्रकार की बात करते हैं। दोस्तों, जो ये जितने भी आईवी फ्लूइड्स के प्रकार हैं ना, वो मोस्टली और कॉमन रूप से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, फर्स्ट है एनएस अर्थात नॉर्मल सेलाइन। दोस्तों, जो ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं ना, उनको डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही यूज में लेना चाहिए, या किसी को इनके बारे में नॉलेज होना तो वो इनका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये नसों में इंजेक्ट कराते हैं। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। सेकंड है डीएनएस यानी कि डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन। दोस्तों, इसको नॉर्मली तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जो नॉर्मल सेलाइन होता है ना, उसमें डेक्स्ट्रोज मिलाने पर डीएनएस बनता है, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है। और दोस्तों, इसको कॉमनली ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ रही है, तो दोस्तों उस ग्लूकोज में डीएनएस होता है, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। तो आप इसको ग्लूकोज के नाम से भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों, आगे नेक्स्ट है आरएल यानी कि दोस्तों रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन। दोस्तों, ये नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जो आरएल फ्लूइड्स होता है ना, वह एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। और इसके बारे में आगे, इसकी कितनी मात्रा यूज में लेनी चाहिए और किन किन सिचुएशन में आरएल का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें किन किन का कंपोजिशन होता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट इंट्रा फ्लूइड्स है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। और जो ये D5, D10, D25 सॉल्यूशन है ना, वो एक प्रकार के डेक्स्ट्रोज होते हैं। दोस्तों, इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन। दोस्तों, डोंट वरी, इसके बारे में पूरी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों,
आई होप आपको ये लेक्चर अटेंड करने के बाद में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब एनएस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में। दोस्तों ये क्या होता है, इसमें कौन सा कंपोजिशन होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कितना डोज देना चाहिए, इन सब के बारे में सीक्वेंस से पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें जो ये नॉर्मल सलाइन होता है ना, तो इसके कंपोजिशन की बात करें, यानी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों जो ये एनएस की बोतल होती है ना, उसमें इसमें उपस्थित लिक्विड में 0.9% NaCl उपस्थित होता है, यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। तथा दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड को नमक का पानी भी कहा जाता है। और दोस्तों जो ये नॉर्मल सलाइन होता है ना, उसकी 100 ml की, 500 ml की और 1000 ml या 1 लीटर की बोतलें भी मिलती है। इनमें 0.9% भार तो NaCl का होता है। दोस्तों इन बोतलों पर NaCl लिखा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। दोस्तों अब इसके इस्तेमाल की बात करते हैं। तो दोस्तों जो ये नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल है ना, निम्न सिचुएशन में करते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। इनमें फर्स्ट है डिहाइड्रेशन में, यानी कि शरीर में जब पानी की कमी हो जाए ना, उस सिचुएशन में सिंपली नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। और दोस्तों इसको सिंपल मेथड से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही हो तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और दोस्तों जब पेशेंट गर्मी में काम कर रहा हो ना, तो गर्मी के कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और लूज मोशन भी इसका कारण हो सकता है। दोस्तों इन सब को डिहाइड्रेशन कहा जा सकता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, जब किसी पेशेंट को वॉमिटिंग, लूज मोशन, धूप के कारण शरीर में पानी की कमी, ये कंडीशन हो ना, तो दोस्तों इन सिचुएशन में एनएस का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट है वुंड वॉशिंग में, यानी कि दोस्तों शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए ना, उसको धोने के लिए इस एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे किसी पेशेंट को चोट लग जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के समय पहले नॉर्मल सलाइन से उसके घाव को धोया जाता है, ताकि किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म और डस्ट न रह जाए। दोस्तों घाव को धोने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है डायलेशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि दोस्तों इंजेक्शन में मिलाने के लिए। दोस्तों इसको सिंपली तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जब इंजेक्शन को किसी पेशेंट को चढ़ाया जाता है तो वह इंजेक्शन ऑयली या गाढ़ा होता है, तो इस सिचुएशन में एनएस को इंजेक्शन में मिलाया जाता है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी पाउडर होते हैं जिसमें नॉर्मल सलाइन को मिलाया जाता है और फिर पेशेंट को चढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट मेंटेन वाटर बैलेंस, यानी कि दोस्तों पानी की कमी को पूरा करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आई होप इसके इस्तेमाल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। दोस्तों जो ये नॉर्मल सलाइन होता है ना, वो डिहाइड्रेशन, वुंड वॉशिंग, डायलेशन ऑफ इंजेक्शन, मेंटेन वाटर बैलेंस, इन सभी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो ये नॉर्मल सलाइन होता है ना, उसकी डोज की बात करते हैं। नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ये नॉर्मल सलाइन का डोज कब और कैसे देना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल सलाइन इज completely depend on patient condition in disease,
यानी कि दोस्तों नॉर्मल सेलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। दोस्तों सिंपल मेथड में ऐसे समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होता है। दोस्तों जो नॉर्मल सेलाइन की मात्रा किसको कितनी देनी है ये पेशेंट की बीमारी के अनुसार चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी पेशेंट को 24 घंटे में ना लगभग 2000 से 3000 ml यानी कि 2 से 3 लीटर नॉर्मल सेलाइन चढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों अब इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। यदि किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस व्यक्ति को दोस्तों कभी भी नॉर्मल सेलाइन नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन में ना सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी किसी पेशेंट का बीपी लो हो जाता है तो सोडियम क्लोराइड का घोल पिलाया जाता है। और दोस्तों यदि किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की समस्या है और आप उसको नॉर्मल सेलाइन दे रहे हो तो वैसे ही उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका ब्लड प्रेशर और हाइपर हो जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कभी भी नॉर्मल सेलाइन नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों अब आपकी नेक्स्ट बोतल है डीएनएस की, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जो ये डेक्स्ट्रोज होता है ना वो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये जो फ्रक्टोज होती है ना वो फलों में पाई जाती है, ये तो पता ही होगा। उसी प्रकार डेक्स्ट्रोज भी एक प्रकार की शर्करा है। दोस्तों सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल सेलाइन में डेक्स्ट्रोज की मात्रा मिलाने पर डीएनएस बनता है, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल सेलाइन में 0.9% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। और दोस्तों जब इसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज मिला दी जाए तो इसे डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। दोस्तों जो ये डीएनएस होता है ना वो 500 ml और 100 ml की बोतलों में होता है, और ये बोतलें कांच की भी हो सकती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस बोतल में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज यानी कि शर्करा पाई जाती है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब डीएनएस यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल कौन कौन सी सिचुएशन में किया जाता है। दोस्तों फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाने की स्थिति में डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड है हाइपोटेंशन, यानी कि दोस्तों जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर या बीपी कम हो जाए तो उस सिचुएशन में भी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, मतलब कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो सडनली उस पेशेंट को डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इंसुलिन की कमी हो जाने पर डीएनएस कैसे काम करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डीएनएस में शर्करा की मात्रा होती है और ये डीएनएस चढ़ाने से शरीर में शर्करा पहुंचेगी और
इससे अग्नाशय से रिएक्ट करेगा। इस कंडीशन में पेशेंट को डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कि एक्सीडेंट हो जाने पर। दोस्तों जब भी किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसका ब्लड तो निकलेगा और ब्लड निकलने से फ्लूइड्स लॉस, शर्करा लॉस हो जाएगी और दोस्तों उसकी बीपी कम हो जाएगी। दोस्तों ब्लड निकलेगा तो ये सब तो कमी होगी। तो इस सिचुएशन में भी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के डोज की बात करते हैं। जो ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन होता है ना, उसकी मात्रा कितनी और कब देनी चाहिए। दोस्तों डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। अर्थात दोस्तों मरीज को कौन सी बीमारी है उसके आधार पर मरीज को डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है। और दोस्तों इसमें ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 24 घंटे में पेशेंट को 2500 से 3000 ml यानी कि 2.5 से 3 लीटर तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है। दोस्तों जो इसमें नोट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि कोई पेशेंट शुगर की बीमारी से ग्रसित है ना, तो उस पेशेंट को डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन में 5% शुगर की मात्रा होती है। तो शुगर में पेशेंट में तो वैसे ही शुगर की मात्रा होती है और दोस्तों डीएनएस देने से और हाई हो जाएगी, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा हाई हो जाएगी और उसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहा जाता है। और दोस्तों यूरिन में भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं आप कमेंट में बताओ। और दोस्तों मोस्टली आपको ये याद रखना है कि शुगर के पेशेंट को कभी भी डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन नहीं देना चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट है आरएल यानी कि रिंगर सिलेक्टेड। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है। दोस्तों जो ये रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। और दोस्तों इसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये रिंगर सिलेक्टेड होता है ना, वह उस पेशेंट को चढ़ाया जाता है जिसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो। और दोस्तों अब आगे इसके यूज की बात यानी कि इस्तेमाल की बात करते हैं। तो इसका तो अब नेक्स्ट है आरएल यानी कि रिंगर सिलेक्टेड। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है। दोस्तों जो ये रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। और दोस्तों इसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। और दोस्तों जो ये रिंगर सिलेक्टेड होता है ना, वह उस पेशेंट को चढ़ाया जाता है जिसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो। और दोस्तों अब आगे इसके यूज की बात यानी कि इस्तेमाल की बात करते हैं। तो इसका इस्तेमाल डिहाइड्रेशन यानी कि दोस्तों शरीर में पानी की कमी की सिचुएशन में रिंगर सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर भी रिंगर सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जैसे किसी मरीज में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में मरीज को रिंगर सिलेक्टेड देना चाहिए। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी कि दोस्तों शरीर के यानी कि सर्जरी के बाद भी रिंगर सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों सर्जरी के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स
इम्बैलेंस होंगे तो इस सिचुएशन में पेशेंट को रिंगर सिलेक्टेड दिया जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है बर्निंग कंडीशन, यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति जल जाता है ना, तब उस कंडीशन में भी रिंगर सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि दोस्तों कुपोषण हो जाने की सिचुएशन में भी रिंगर सिलेक्टेड दिया जाता है। और हाइपोटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर भी रिंगर सिलेक्टेड दिया जा सकता है। अर्थात दोस्तों बीपी कम हो जाए तो उस सिचुएशन में भी रिंगर सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों लास्ट है इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट के लिए आरएल दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों आरएल में शुगर की मात्रा नहीं होती है। दोस्तों अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। एक पेशेंट को कितना आरएल देना चाहिए, यानी कि रिंगर सिलेक्टेड देना चाहिए, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों किसी भी मरीज को रिंगर सिलेक्टेड अपने हिसाब से नहीं देना चाहिए, मरीज की कंडीशन और उसकी बीमारी के आधार पर रिंगर सिलेक्टेड देना चाहिए। दोस्तों फिर भी 500 ml से 1000 ml तक 24 घंटे में देना चाहिए। दोस्तों अब आगे डेक्सट्रोज के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि डेक्सट्रोज का अर्थ शर्करा से है। दोस्तों डेक्सट्रोज को कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर D5, D10, D25 के नाम से समझ सकते हैं। दोस्तों जब किसी भी पेशेंट को शर्करा की कम मात्रा की आवश्यकता हो ना, तो उस पेशेंट को D5 चढ़ा देनी चाहिए। और दोस्तों जिसको थोड़ी अधिक शर्करा की मात्रा की आवश्यकता हो तो उसको D10 चढ़ा देनी चाहिए। और दोस्तों जब किसी पेशेंट को हाइपर मात्रा में शर्करा या शुगर की आवश्यकता हो ना, तो D25 चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक शुगर की मात्रा होती है। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करें तो D5 का मतलब 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 ml में 5 ग्राम शर्करा की मात्रा होती है। इस प्रकार दोस्तों D10 में 100 ग्राम में 10 ग्राम मात्रा शर्करा की होती है। वैसे ही दोस्तों D25 में 25 ग्राम 100 ml में प्रेजेंट होती है। दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप सबको याद रखनी है कि डेक्सट्रोज शुगर के पेशेंट के लिए कभी भी यूज में नहीं ली जाती है, क्योंकि ये सर खुद ही शुगर मतलब कि इसमें शुगर होती है जो अग्नाशय को एक्टिव करती है। और वैसे ही शुगर के पेशेंट में तो इसकी मात्रा हाई होती है। तो दोस्तों ये शुगर के पेशेंट के लिए यूजफुल नहीं है। दोस्तों अब जो ये डेक्सट्रोज है ना, उसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी होने पर डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड है वीकनेस, यानी कि कमजोरी होने की सिचुएशन में। और दोस्तों नेक्स्ट है डिजीनेस, यानी कि चक्कर आने पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके डोज की बात करें तो यह पेशेंट को कितनी मात्रा में देने चाहिए, ये सब पेशेंट की कंडीशन और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। बट दोस्तों मरीज को 24 घंटे में 2000 से 3000 ml दिया जा सकता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन, यानी कि दोस्तों जो ये मैनिटोल सॉल्यूशन होता है ना,
वो एक प्रकार का ड्यूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात दोस्तों ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। दोस्तों जैसे जस्ट थिंक किसी पेशेंट में पानी या वाटर की मात्रा बढ़ गई हो तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको यूरिन में कन्वर्ट करके ही बाहर निकाल पाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैनिटोल सॉल्यूशन यूज में लेंगे। दोस्तों जिस व्यक्ति में पानी की मात्रा बढ़ जाए ना तो उसे ये मैनिटोल सॉल्यूशन चढ़ा दो, क्योंकि इसमें यूरिन बनाने की कॉन्सेंट्रेशन होती है। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml की एक बोतल होती है जिसमें से 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। दोस्तों आपको बेसिकली से ये याद रखना है कि मैनिटोल में ड्यूरेटिन की मात्रा पाई जाती है जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। और दोस्तों आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आई होप आज के लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।